अब हम बात करेंगे वस्त्र और आभूषण, वेशभूषा और वेशभूषा और आभूषण। और हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक और उत्तर वैदिक, यानी कि जो वैदिक एज है और पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक का, दोनों में डिफरेंस सामाजिक व्यवस्था के अंदर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी बात करें। और उसके अंदर हम बात करेंगे वस्त्र। देखिए, अगर वेशभूषा या वस्त्र की बात करें, वेशभूषा या वस्त्र की बात, तो इनके जो कपड़े थे वो ऊन के बने होते थे, सूत के बने होते थे। इसके साथ साथ मृग चर्म जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं हिरण की खाल से बने हुए वस्त्र लोग बना के पहनते थे। और वस्त्रों का दो प्रकार के वस्त्र थे। एक का नाम था वास और दूसरे का था अधिवास। वास कौन सा है और अधिवास कौन सा? वास उसको कहते थे जो कमर से ऊपर का वस्त्र है, कमर से ऊपर के वस्त्र को वास कहा गया, ये हमें ऋग्वेद से पता चला। और अधिवास कमर से नीचे के वस्त्र कहा गया। वहीं पर महिलाएं जो वस्त्र पहनती थी उसके अंदर घघरा था, कुर्ता था, ओढ़नी थी सर पे, और शाल का भी प्रयोग किया जाता था। जो शाल ऊपर से ओढ़ा जाता था उसके किनारे पर, शाल के किनारे पर सुनहरे रंग का बारीक डिजाइन तैयार किया जाता था, काफी सुंदर। पुरुष ज्यादातर तीन तरह के कपड़े पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे और धोती पहनते थे। ये तीन तरह के कपड़े उनका हमें पता चला है ऋग्वेद से, जिसके अंदर पुरुषों का जो परिधान था उनकी। अगर आभूषण की बात करें तो पुरुष और महिलाएं दोनों को ही आभूषण पहनने का अवसर है। बाजूबंद रखती थी, हाथ में चूड़ियाँ रखती थी, गले का हार रखती थी, कर्ण बालिकाएं पहनती थी। इसके साथ साथ चोटी जो वो भी महिलाएं पहनती, और उसके अंदर फूलों की बेल लगाई जाती। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो पुरुषों को भी चोटी रखने का शौक, पुरुष और महिलाएं दोनों ही चोटी रखती थी, जिसको ऋग्वेद में कपट कहा, कपट के नाम से जाना गया। ये अब हम बात करते हैं आभूषण। अगर वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद के अंदर जैसे भी हमने बात की, पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। उसमें कड़ा था, बाजूबंद था, गले का हार था, कमरबंद था, कानों की बालियाँ थी। ये सभी आभूषण सोने और चांदी दोनों के ही बनते थे और दोनों को भी बड़े प्रिय, दोनों ही इसको खुलकर पहनते। इसका हमें वैदिक सभ्यता में पता है। आभूषण के बाद सामाजिक व्यवस्था, वेशभूषा आभूषण के बाद सामाजिक व्यवस्था में नेक्स्ट पार्ट है वो है खान पान। खान पान कैसे? देखिए, ऋग्वेदिक कालीन लोगों का सबसे प्रिय भोजन तो अगर कोई था तो वो था चावल और खीर। ये इनके सबसे प्रिय भोजन। इसके अलावा फल फ्रूट वगैरह सभी खाते थे ये लोग, लेकिन ये वैदिक सभ्यता से हमें पता चलता है कि ये लोग नॉन वेज मांसाहारी भी थे। इसके भी प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। और खासकर यज्ञ के अंदर जैसे बकरा, भैंसा, भेड़, ये जो यज्ञ आदि में चढ़ाया जाता था उनका मांस के रूप में सेवन करते। और अतिथि के समय आने पर मांसाहार भोजन स्पेशली बनाया जाता था। हाँ, गाय का जो मांस था वो वर्जित था वैदिक सभ्यता, वर्जित इसका वो मांस। क्यों? वैदिक सभ्यता में गायों के बीच भी लड़ाई होती थी और जिस
कबीले के पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी या जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ही सम्मानीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। तो इसको वर्जित कर दिया गया ऋग्वेदिक काल ये लिखा। और अगर पीने की बात करें तो ये लोग यहाँ पर हमारे पास दो शब्द मिलते हैं। एक का नाम है सूरा और एक का नाम है सोमरस। ये दोनों ही एक तरह की शराब थी, लेकिन ऐसा मानते हैं कि सूरा है वो राक्षस लोग पीते थे और जो सोमरस है वो इसका सेवन देवता लोग। तो सूरा प्रतिबंधित थी और जो चौथा वर्ग था शुद्ध वर्ग वो ही इसको पीता था। उसके अंदर भी एक बहुत ही निकृष्टतम श्रेणी थी जिसका नाम था कंडा। वही लोग केवल सूरा का सेवन करते थे। लेकिन जो सोमरस था ये एक विशेष पेड़ों से बनाया जाता था। ऐसे कम एल्कोहल होता था, नशे की मात्रा कम होती थी और स्त्री और पुरुष दोनों ही सोमरस का सेवन करते थे। और खासकर विवाह वगैरह अगर कोई भी प्रोग्राम होता था तो उसके अंदर सोमरस का स्पेशली इस्तेमाल किया जाता था और उसको किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था के अंदर खान पान के बाद अगर हम बात करें तो वो आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार वर्तमान में जो वैवाहिक प्रणाली है हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म में जो वैवाहिक संस्कार चल रहे हैं वो इसी ऋग्वेद समय के इसी आर्य सभ्यता। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वक्त अग्नि के चारों तरफ राउंड राउंड मेरे वही प्रथा आज है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विवाह करने के लिए लड़की और लड़की अपने जीवन साथी चुनती थी। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चुनती थी, वो खुद चुनती थी। और उसके साथ साथ कम से कम दोनों का व्यस्क होना बहुत जरूरी, व्यस्क होना बहुत जरूरी था। और इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता में एक नियोग नामक प्रथा का भी चलन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नियोग प्रथा वही प्रथा है जिसके अंदर निसंतान स्त्री को अपने पति के भाई के साथ विधवा, निसंतान विधवा को अपने पति के भाई के साथ तब तक रहने की इजाजत समाज देता था जब तक उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो जाती या वो। और ये नियोग प्रथा भी तभी अपनाई जा सकती थी अगर वो दोबारा पुनर्विवाह करने से मना करते तो। और ये प्रथा उत्तर गुप्त काल तक चलती रही। उत्तर गुप्त काल के बाद समाज से समाप्त। ये हमारा वैवाहिक संस्कार सिस्टम था। इसके अंदर अब हम बात करेंगे मनोरंजन के साथ। वैदिक सभ्यता के अंदर मनोरंजन के कौन कौन से साधन, किस ढंग से अपना एंटरटेनमेंट। देखिए, उसके अंदर ये लोग रथ दौड़ करवाते थे, शिकार करने जाते थे, तीर चलाते थे, प्रतियोगिताएं करवाई जाती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर नाटकों का मंचन, बड़े जो लोग हैं। हाँ, विवाह में आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर ज़्यादातर एकल विवाह ही होता था, एक पत्नी विवाह ही वैदिक समाज में प्रचलन था। लेकिन जो शासक वर्ग था या मंडलाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी थे राजा के पास, उन्हें ज़्यादा पत्नियां रखने का शौक था। उनके कई पत्नियां होती थी, कई विवाह करते थे, लेकिन नॉर्मली एकल विवाह ही करते थे। अब हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के साथ। मनोरंजन के अंदर जैसे कि हम बात कर रहे थे, नाटक वगैरह करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ना हो गया, इस तरह के जो प्रोग्राम थे ये लोग करते थे। और खासकर नाटकों का देखना और इसका रंगमंच करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये वगैरह करना, ये इनके मनोरंजन के पर साथ ही माने गए वैदिक समय। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये हम बात कर रहे थे वैदिक समय। उत्तर वैदिक काल जिसके अंदर
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्णक्य, उपनिषद, ये सारे लिखे गए वो समय उत्तर वैदिक काल था। यानी कि वैदिक काल के बाद का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। ऋग्वैदिक काल के अंदर जहाँ आदमी का वर्ण उसके कर्म के आधार पर था, वहीं उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित। अब सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत जटिल हो गई, लेकिन ये जो हमने किया वेशभूषा, खान पान, वैवाहिक संस्कार और इसके अलावा जो भी जिन चीज़ों का मिले उसके अंदर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। सिर्फ इतना हुआ कि ब्राह्मण वर्ग कर्म पर आधारित होने के कारण, एक अध्यापक की भूमिका होने के कारण, यज्ञ वगैरह करवाने के कारण एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, महत्वपूर्ण पार्ट हो गया, उसकी समाज में सर्वोच्चता स्थापित हो गई। और जो दूसरा वर्ग क्षत्रिय वर्ग था, जो शासक वर्ग था, जो एक योद्धा था, उसको बड़ा सम्मानीय स्थान था। और जो चौथा वर्ग था सेवा वर्ग, जिसको शूद्र वर्ग के नाम से जाना गया, वो समाज में उसमें स्थिति में गिरावट शुरू हो गई। और प्राचीन भारत के अंदर सिंधु सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम पार्ट है वो एक बार दोबारा शहरीकरण की तरफ बढ़ गया और यहाँ से बड़े बड़े शहर, राज्य स्थापित हुए। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर 16 महाजनपद होते। पहले जन थे, राष्ट्र थे, छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन जैसे ही चौथी शताब्दी के आसपास आए तो यहाँ पर ये महाजनपद हो गए, बहुत बड़े बड़े गणराज्य। और इनके जो मनोरंजन के साधन थे, जो वैवाहिक परिवार था, जो खान पान था, उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आई, लगभग वैसे नहीं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ गया। ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग ऊपर चला गया, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग थोड़ा निम्नतम स्तर पर आ गया।